नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज, दिन भर आज तक पर आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली की जहरीली हवा से निजात पाने के लिए लॉकडाउन ही उपाय नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने राज्यों के साथ बैठक की और मिनी लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। आज राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में भी बताना है कि वो प्रदूषण से पार पाने के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली की हवा में जहर भर गया है। जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल है। दिवाली के बाद से दिल्ली वालों ने साफ आसमान नहीं देखा। हालात इतने भयावह हैं कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी ने दिल्ली और आसपास के स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दे दिया। मतलब कोरोना के बाद एक प्रदूषण के कारण स्कूलों को फिर से ऑनलाइन होना पड़ेगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की आपात बैठक में एनसीआर वाले राज्यों को कहा गया कि वो आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजें। प्राइवेट दफ्तरों से भी 21 नवंबर तक ऐसा करने को कहा गया। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी सर्विस को छोड़कर सभी ट्रकों पर दिल्ली में आने पर रोक लगेगी। दिल्ली और एनसीआर वाले राज्यों में निर्माण कार्यों पर भी 21 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। इससे रेल, मेट्रो, डिफेंस और एयरपोर्ट में होने वाले कंस्ट्रक्शन को अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की बैठक हुई। कमीशन के अध्यक्ष एम कुट्टी की अगुवाई में हुई बैठक में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्य सचिवों के साथ साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया। बैठक में जिस बातों पर सहमति बनी है उसे लेकर ही राज्य आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। बैठक में पराली पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 10% बताया था। इसके बाद दिल्ली और पंजाब सरकार आमने सामने आ गई थी। अपना काम करना नहीं सारी उम्र ते झूठे दोष ला के दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜਾਣ। इस करके मैं समझदा कि अज पूरी तरह के नाल केजरीवाल जिहड़ा उस सुप्रीम कोर्ट दे विच एक्सपोज हो गया ते नलायक साबित होया। मैं कह सकदा कि 4% पोल्यूशन वाले नूं बदनाम करी जाना ते जिहड़ी 96% पोल्यूशन है उहदे ते कोई स्टेप ना। पराली का कंट्रीब्यूशन था, ये सफर का डेटा है, वो कितना सही है कितना नहीं सही है। केंद्र सरकार ने जो हलफनामा जारी किया है उसका बेस क्या है, किस महीने का है, किस समय का है, वो तो बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो सफर का जो डेटा पब्लिकली डेली जारी होता है उसके अनुसार तो पिछले 10 दिन में पराली का एक कंट्रीब्यूशन 48% तक उन्होंने हाईएस्ट जारी किया था। दिल्ली में दिवाली के बाद से ही हवा खराब है। कल भी AQI 403 रहा जो बेहद ही खराब है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक मत्था टेकने की आस रखने वाले सिख श्रद्धालुओं की आज से एक बड़ी मांग पूरी हो रही है। करतारपुर कॉरिडोर को आज से दोबारा खोल दिया गया है। करतारपुर कॉरिडोर कोविड की वजह से तकरीबन 1.5 साल तक बंद रहा, लेकिन अब कोविड के हालात में सुधार के बाद कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला हुआ है। कोविड की मजबूरी ने करतारपुर कॉरिडोर के जिस रास्ते पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी वो आज से हट रही है। 19 नवंबर को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के 2 दिन पहले से करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को किया। अमित शाह ने फैसले पर कहा, यह फैसला श्री गुरु नानक देव और सभी सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार के सम्मान भाव को दर्शाता है। कोविड परिस्थितियों के बीच करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब तक की यात्रा पर 16 मार्च 2020 तक रोक लगाई गई थी। कोविड के हालात सुधरने पर तय प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के तहत करतारपुर जाने की इजाजत दे दी गई है। करतारपुर साहब कॉरिडोर या करतारपुर साहब का दर्शन और अरदास हर सिख समाज के भाई बहन का एक तमन्ना होती है और कोविड पीरियड में उसमें ज़रूर कुछ रुकावट आई,
उससे पहले भी करतारपुर कॉरिडोर के लिए मोदी जी की सरकार ने जिस मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया और खोला, ये सब लोग जानते हैं। और एक बार फिर खुला है और मैं इसके लिए बहुत ही खुश है, मेरे अंदर खुशी भी है और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की समावेशी सोच को और सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के संकल्प। करतारपुर कॉरिडोर का खुलना सिख श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। 2022 के पंजाब चुनाव की वजह से राजनीतिक दलों की ओर से भी जल्द से जल्द करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग हो रही थी। करतारपुर कॉरिडोर खोलने के फैसले के बाद पंजाब सरकार की ओर से ट्वीट करके कहा गया कि 18 नवंबर को पहले जत्थे के तौर पर पंजाब कैबिनेट श्री करतारपुर साहिब में मत्था टेकेगी। 14 नवंबर को बीजेपी के सिख नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग की थी। सरकार के फैसले के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहिब के दर्शन हेतु कॉरिडोर को दोबारा खोलने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। इस फैसले से दुनिया भर में बसने वाले सिख और नानक नाम लेवा संगत पूरी श्रद्धा और उत्साह से प्रकाश पर्व मना सकेंगे। फैसले पर एसजीपीसी ने भी मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। मैं धन्यवाद करती जिथे कोटन कोट धन्यवाद धन गुरु रामदास जी का, धन गुरु नानक साहब जी का, उत्थे मैं धन्यवाद करती हैं मानयोग प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, पूरी कैबिनेट दी, जिन्हां ने ये फैसला लैके अज संगत की खुशी विच वाधा किया। जो उन्हां दी श्रद्धा सी, जो उन्हां दी भावना सी, जो उन्हां दी तमन्ना सी, अज पूरी हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर समझौता 24 अक्टूबर 2019 को हुआ था। भारत में पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारा को जोड़ने वाला करतारपुर गलियारा 4.5 किलोमीटर लंबा है। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। करतारपुर कॉरिडोर से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह दरबार साहिब गए थे। आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी रथ निकालेंगे। दरअसल अखिलेश यादव 16 नवंबर को ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रथ दौड़ाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। अब अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर आसमान पर वायुसेना का शौर्य दिखा। अब बारी है अखिलेश यादव की। एक्सप्रेसवे वही होगी, बस तारीख अलग होगी और अंदाज अलग होगा। अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी रथ निकालेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे। रथ वाला पथ कैसा होगा, इसका अंदाजा आप अखिलेश यादव के ट्वीट से लगा सकते हैं। तुमने हमारी आवभगत का अच्छा सिला दिया, जनता से पहले तुमने ही हमें पैदल कर दिया, बड़े बेआबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरे। 6 सेकंड के इसी वीडियो से अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसा और सियासी दांव चल दिया। सबको पता है कि पूर्वांचल की ताकत यूपी में सत्ता दिलाने वाली ताकत है। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर वो दावा ठोक रहे हैं कि ये उनका प्लान था। ऐसे में उद्घाटन से ठीक पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। भले ही चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासी रंग अभी से चढ़ना शुरू हो गया है। पूर्वांचल के सियासी बिसात पर अभी से गोटियां बिछने लगी हैं। आज अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपना दम दिखाएंगे। पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। दरअसल अखिलेश यादव 16 नवंबर को ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रथ दौड़ाना चाहते थे। समाजवादी पार्टी के वर्कर पुष्प वर्षा करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। अब अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, यानी तमाम पार्टियां अपने सियासी पैंतरे से पूर्वांचल को साधने की जुगत में हैं। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का चुनाव में असर पड़ेगा? ये आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले जिलों की विधानसभा सीटों के समीकरण के जरिए समझाते हैं। आपको बता दें कि 9 जिलों से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। 9 जिलों में कुल 54 विधानसभा सीटें आती हैं। बड़ी बात यह है कि 2017 के चुनाव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ी 54 सीटों में से बीजेपी ने 33 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें, बीएसपी ने 8 सीटें, जबकि एसबी-एसपी ने 2 सीटें। अगर सीट की गणित समझे तो जिस इलाके से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है वहां भले ही बीजेपी ने आधे से ज्यादा सीट जीती हो, लेकिन समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है। साफ है यूपी के सियासी दरबार की राह ही पूर्वांचल से होकर जाती है और उसी राह पर अब बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी अपनी नैया को पार लगाना चाहती है। सुल्तानपुर से कुमार अभिषेक, आज तक। भारतीय सेना की ऑपरेशन ऑल आउट से बचने के लिए आतंकी अब श्रीनगर के सामान्य रिहाइश वाले इलाकों में घरों के अंदर हाईटेक अड्डे बनाने लगे हैं। श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में मिले हाईटेक आतंकी अड्डे पर ही सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी समेत 2 आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा घर के मालिक और उसके किराएदार की भी क्रॉस फायर में मौत हुई है। पाकिस्तानी आतंकी बिलाल भाई, बनिहाल का स्थानीय आतंकी आमिर, आतंकियों का मददगार मुदस्सिर गुल और पुलिस के मुताबिक ओवरग्राउंड वर्कर अल्ताफ अहमद डार पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे गए। श्रीनगर में हैदरपुरा के जिस घर में एनकाउंटर हुआ वहां आतंक का बड़ा अड्डा मिला। बहुत ज्यादा बर्तन, सारे पुराने बर्तन, जैसे कि किसी को कहीं से जरूरत पड़े। देखो ये स्टोव पैक्ड है, तो छोटा गैस स्टोव है, गैस चूल्हा है, इधर गैस चूल्हा है। ये कपड़े लटके हुए हैं इनसाइड द बिल्डिंग हाइड आउट रिकवर्ड सर। तो अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सिर गुल को। मुदस्सिर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और ये एक फेक अनऑथराइज कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था। हैदरपुरा एनकाउंटर के बाद आतंक के जिस अड्डे तक सुरक्षा बल पहुंचे, वहां की गहन छानबीन के बाद ये सामने आया कि वहां पर हाईटेक कॉल सेंटर जैसी व्यवस्था थी। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP कॉल के इंतजाम थे, यानी सुरक्षा बलों के रडार से बचने और कॉल इंटरसेप्ट होने से बच जाने के साजो सामान मौजूद थे। एक कॉल सेंटर है जिसमें 6 केबिन है, उसमें 6 कंप्यूटर्स था, 6 CPU थे, VoIP इनेबल था और USA का उसमें बहुत सारे मैप था और हाइडआउट में बहुत सारे सामान था। ये पूरा हेड हाइडआउट है। ये देखिए बर्फ के जूते, गमबूट, खाने का सारा सामान, वो भी ब्रीफकेस में खाने का सारा सामान। इलेक्ट्रिसिटी से कुछ तो करते थे यहाँ पे पूरा वर्कशॉप जैसा है। इस हाइडआउट के खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने DIG के नेतृत्व में SIT का गठन किया है। SIT पता लगाएगी कि हाईटेक हाइडआउट में कैसे आतंकी काम करते थे।